हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सहसंयोजी बंध के बारे में। पिछले वीडियो में हम आयनिक बंध के बारे में बात कर चुके कि आयनिक बंध क्या होता है, इसके उदाहरण के बारे में, इसको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। आज हम बात करने वाले सहसंयोजी बंध के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी दो परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। एक परमाणु ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां रखा, दूसरे परमाणु ने अपना इलेक्ट्रॉन यहां रखा। जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तब जो बंध बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं? सहसंयोजी बंध। और इस प्रकार बनने वाले यौगिक को क्या बोलते हैं? सहसंयोजी यौगिक कहा जाता है। तो सहसंयोजी बंध क्या होता है? जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, चाहे वो 2 इलेक्ट्रॉन की हो सकती है, 6 इलेक्ट्रॉन की हो सकती है, आपके 4 इलेक्ट्रॉन की हो सकती है। जब भी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है दो परमाणुओं के मध्य, तब किस बंध का निर्माण होता है? तब सहसंयोजी बंध का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए देखिए NH3। यदि हम बात करें NH3 की, देखिए नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? यदि हम लिखे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 1s2, 2s2, 2p3, अर्थात बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं? 5, और उसके पूर्व कोश में 2। अर्थात यदि इसे अपना अष्टक पूर्ण करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? और 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए यदि वह अष्टक अपना पूर्ण करना चाहता है। यदि हम हाइड्रोजन की बात करें तो इसके बाह्यतम कोश में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। इसे यदि अपना अष्टक नहीं, लेकिन इसकी क्षमता 2 की है, यदि आप इसे अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने अपने बाह्यतम कोश में, तो 1 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है। तो देखिए क्या होता है, ये आपका नाइट्रोजन, ये हो गया आपका नाइट्रोजन। कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन यहां प्रदर्शित करते हैं 5, 1 2 3 4 5। और आपका हो गया आपका एक हाइड्रोजन। उस केस में कितने हैं? एक ये है। उसी प्रकार और एक हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार एक और हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करते हैं? अंतिम स्थिति, इन्हें अष्टक पूर्ण करना है, तो ये क्या करेंगे? हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां रखता है, ये वाला भी हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां रखता है, ये वाला भी हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां रखता है। ओके, यहां रख दिया। और नाइट्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां रखता है, यहां रखता है, यहां रखता है। और कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो इस प्रकार यदि हम चेक करें इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हाइड्रोजन का 1 2 2 इलेक्ट्रॉन पूरे, 1 2 2 इलेक्ट्रॉन पूरे, 1 2 2 इलेक्ट्रॉन पूरे। अब नाइट्रोजन की बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात नाइट्रोजन का भी अष्टक पूर्ण हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन होगा इसके भी बाह्यतम कोश में, और हाइड्रोजन की भी। इस प्रकार जो आपका बंध बनेगा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, अब वो चाहे 2 परमाणु हो या कितने भी परमाणु, जब परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो जो बंध बनता है उसे क्या बोलते हैं? सहसंयोजी बंध कहा जाता है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह गए। तो इस प्रकार होता है NH3 का स्ट्रक्चर। ये है सहसंयोजी बंध का एक प्रमुख उदाहरण। अब यदि हम बात करते हैं H2O की भी, देखिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होता है? 1s2, 2s2, 2p4, बाह्यतम कोश में 6 और उसके पूर्व कोश में 2, और हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। अब H2O के बनाना है तो देखिए ये है O, बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रदर्शित करते हैं 1 2 3 4 5 6। और यदि हम हाइड्रोजन की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरा हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहां रख देगा, ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहां रख देगा। देखिए किस प्रकार की स्थिति बनी। हाइड्रोजन ने रख दिया 1 इलेक्ट्रॉन, ये वाला हाइड्रोजन ने भी रख दिया ये इलेक्ट्रॉन। ओके, और ऑक्सीजन ने भी यहाँ अपना 1 इलेक्ट्रॉन रख दिया, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन रख दिया, बच गए उसके 4 इलेक्ट्रॉन। ये वाले इलेक्ट्रॉन को उसने यहाँ रख दिया, इसने यहाँ रख दिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, इसके बाद बच गए 4। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, एक प्रकार का क्या बना? बंध बना।
1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर पूर्ण है, ये वाले हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण है, ये वाले हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण है। इस प्रकार आपकी क्या बनती है, H2O की संरचना बनती है। और ये हमेशा याद रखना, जो सांझित इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जो आपके जो सांझित इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उन पर जितना अधिकार दूसरे परमाणु का होता है उतना ही अधिकार सांझित करने वाले परमाणु का भी होता है। अर्थात इस इलेक्ट्रॉन पर हाइड्रोजन का भी उतना ही अधिकार है जितना कि नाइट्रोजन का। इस इलेक्ट्रॉन में जितना अधिकार हाइड्रोजन का उतना ही नाइट्रोजन का। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन पर केवल नाइट्रोजन का अधिकार है, हाइड्रोजन का नहीं है। क्यों? क्योंकि ये साझित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो साझित इलेक्ट्रॉन पर जो जितने भी परमाणुओं के मध्य साझेदारी होती है उन सभी का अधिकार रहता है। जैसे कि ये साझित इलेक्ट्रॉन, इस पर हाइड्रोजन का भी अधिकार है और ऑक्सीजन का भी क्या है, अधिकार है। तो यह था सहसंयोजी बंध क्या है और उनके प्रमुख उदाहरण। अब हम बात करेंगे सहसंयोजी बंध के प्रकार के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सहसंयोजी बंध 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एकल सहसंयोजी बंध, एकल सहसंयोजी बंध। दूसरा होता है द्विसहसंयोजी बंध और आपका तीसरा होता है त्रिसहसंयोजी बंध। अब देखते हैं ये क्या होते हैं वास्तव में। देखिए, एकल सहसंयोजी बंध का अर्थ है जब आपके परमाणुओं के मध्य 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो तो एकल सहसंयोजी बंध बनता है। द्विसहसंयोजी बंध का मतलब जब आपके परमाणुओं के मध्य 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो द्विसहसंयोजी बंध। और जब त्रिसहसंयोजी बंध किसे कहेंगे, जब आपके परमाणुओं के मध्य या परमाणुओं के मध्य 6 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उसे त्रिसहसंयोजी बंध कहते हैं। अब हम इनका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं F2 की। F2 के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 1s2, 2s2, 2p5। अर्थात बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। उसी प्रकार दूसरे फ्लोरीन के अंतिम कोश में भी 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। अब हम इसे अच्छे से प्रदर्शित कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। दूसरे फ्लोरीन में भी 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया 7 इलेक्ट्रॉन। अब इन्हें क्या करना है, अपना स्ट्रक्चर पूर्ण करना है। तो ये वाला फ्लोरीन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखता है, ये वाला फ्लोरीन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखता है। देखिए किस प्रकार की स्थिति बनती है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना यहाँ रख दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ रख दिया। अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या है, सांझित इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, सांझित इलेक्ट्रॉन है। अर्थात इन दोनों इलेक्ट्रॉन में जितना अधिकार इस F का उतना ही अधिकार इस F का है। और यहाँ देखिए दोनों परमाणुओं के मध्य 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई है, साझेदारी हुई है। इसलिए इस प्रकार जो बंध बनता है उसे क्या बोलते हैं, एकल सहसंयोजी बंध। अब हम बात कर लेते हैं द्विसहसंयोजी बंध के बारे में। यदि हम बात करें ऑक्सीजन की, O2 की, देखिए ऑक्सीजन का बाह्यतम कोश का विन्यास 1s2, 2s2, 2p4। बाह्यतम कोश में कितने उपस्थित थे, 6। उसके पूर्व कोश में 2। उसी प्रकार दूसरे O में भी बाह्यतम कोश में 6 और उसके पूर्व कोश में 2। अब यदि इसे अपना अष्टक पूर्ण करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो पहला O 1 2 3 4 5 6, इस पर हम प्रदर्शित कर देंगे 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार इसके इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित कर देंगे। अब यह क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करना चाहते हैं जिससे कि इनका स्ट्रक्चर पूर्ण हो जाए। देखते हैं यदि करते तो इसने अभी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया। 1 2 3 4 5। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो इसके पास भी 1 2 3 4 5। अब देखिए क्या इनके मध्य जो अष्टक था इनका पूर्ण हुआ। 1 2 3 4 5 6 7। क्योंकि ये सांझित इलेक्ट्रॉन है, इस पर जिसका अधिकार इतना है उसका अधिकार उतना ही अधिकार इस O का भी है। तो कितने, 7 हुए। इसका भी गिनते 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही हुए। इसलिए और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपना और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख देता है, ये वाला ऑक्सीजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख देता है और ये पहले के 2 इलेक्ट्रॉन। अब बचे कितने, 1 2 3 4। ये वाले इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ रख दिए। यहाँ पे कितने बचे, ये वाले इसने यहाँ रख दिए 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 और ये क्या बन गया, बंध बन गया। अब यदि आप ध्यान से देखें तो इस इलेक्ट्रॉन को इस ऑक्सीजन को देखें, क्या इसका अष्टक पूर्ण है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन। अर्थात ऑक्सीजन यदि साझेदारी करता है तो उसका अष्टक
पूर्ण हो जाता है, जिससे कि वह स्थायी बन जाता है। और इस प्रकार देखिए यहाँ दो बंध बना है, तो इस प्रकार के बंध को क्या कहा जाता है, द्विसहसंयोजी बंध। इसमें देखिए कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, 4, 1 2 3 4, तो यह हो गया आपका द्विसहसंयोजी बंध। अभी यदि हम बात करें N2 की, N2 में नाइट्रोजन का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है 1s2 2s2 2p3, अर्थात बाह्यतम कोश में 5 और उसके पूर्व कोश में 2। इसी प्रकार दूसरे नाइट्रोजन में 2 और 5। अब यदि हम नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर बनाए तो याद रखना, जब हम इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित करते हैं इनके ऊपर केवल बाह्यतम कोश के करेंगे, तो 1 2 3 4 5। उसी प्रकार दूसरा नाइट्रोजन भी 1 2 3 4 5। यदि यहाँ ये एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते देखते किस प्रकार की स्थिति निर्मित होगी, 1 2 3 4, एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने यहाँ रख दिया। इसी प्रकार यहाँ भी इसने एक रख दिया, 1 2 3 4। अब जरा गिनिए, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन। अभी भी ये पूर्ण नहीं हो तो 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी नहीं करते। अब हम ये एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ रख देगा, ये भी अपना यहाँ रख देगा। इस प्रकार की स्थिति कुछ आपकी निर्मित हो जाएगी। अब गिने 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अभी भी इनका जो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हुए, तो यह अपना और एक इलेक्ट्रॉन रख देते हैं। ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ रख देंगे, 1 2 3 4 पहले के, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिए इन्होंने, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिए, और बचे 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ के भी बचे 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इनके मध्य क्या अष्टक पूर्ण हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, 6 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, जिससे कि 3 बंध बने और ये क्या हो गए हैं, अपना अष्टक पूर्ण कर लिया, अर्थात स्थायी हो गए, अर्थात इनके मध्य। तो इस प्रकार के बंध को क्या कहा जाता है, त्रिसहसंयोजी बंध, जब 6 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, द्विसहसंयोजी बंध जब 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, और एकल सहसंयोजी बंध जब 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। ओके, तो सहसंयोजी बंध क्या होता है, जब 2 परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते तब सहसंयोजी बंध बनता है, और इस प्रकार यौगिक सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण हमने NH3 देखे, और ये 3 प्रकार के होते हैं, एकल सहसंयोजी बंध जब 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी होती है बंध बनता है, द्विसहसंयोजी बंध जब 4 इलेक्ट्रॉन साझेदारी होती है और जब 2 बंध बनते हैं, त्रिसहसंयोजी बंध जब 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है और 3 बंध बनते हैं आपकी। अब हम बात कर लेते हैं सहसंयोजी यौगिकों के भौतिक गुणधर्म के बारे में। पहला है भौतिक अवस्था, कि इनकी भौतिक अवस्था कैसी होती है। देखिए सर्वप्रथम तो ये जानिए कि सहसंयोजी बंध में पहले परमाणु और दूसरे परमाणु के मध्य केवल इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। इसलिए सहसंयोजी बंध जिन परमाणु के मध्य बनता है उनके मध्य क्या पाया जाता है, दुर्बल वॉन डेर वाल बंध पाया जाता है। कैसा बंध पाया जाता है, दुर्बल वॉन डेर वाल बंध पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, दुर्बल वॉन डेर वाल बंध नहीं, सॉरी, बल पाया जाता है। अब दुर्बल वॉन डेर वाल बल पाया जाता है, अर्थात सबसे कमजोर बल है दुर्बल वॉन डेर वाल। इसी कारण ये कभी कभी ठोस अवस्था में भी रहते हैं, कभी कभी द्रव अवस्था में भी रहते हैं, और कभी कभी गैसीय अवस्था में भी सहसंयोजी यौगिक पाए जाते हैं, जैसे कि O2। इनके मध्य सहसंयोजी बंध है, किंतु यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है। यदि हम बात कर ले N3 की, यदि हम बात कर ले N2 की भी, तो यह भी क्या पाया जाता है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। किंतु यदि हम बात करें H2O की, तो यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। इनके मध्य सहसंयोजी बंध भी पाया जाता है। तो यह हो गई इसकी पहली भौतिक अवस्था। अब हम बात कर लेते हैं इसके गलनांक या क्वथनांक की। देखिए इनके मध्य जो बल है वो कैसा है, अत्यंत दुर्बल है, अर्थात दुर्बल वॉन डेर वाल बल है, जो कि सबसे कमजोर बल माना जाता है केमिस्ट्री में। तो इनके मध्य यदि दुर्बल वॉन डेर वाल बल है तो इनका जो गलनांक या क्वथनांक कैसा होगा, निम्न होगा। अर्थात मान लेते हैं आपके पास कोई ठोस है, आपके पास क्या है, कोई ठोस है जिनके मध्य जो कि सहसंयोजी बंध बना रहे हैं, 2 परमाणु सहसंयोजी बंध बना रहे हैं, और वे क्या है, ठोस है। अब यदि उस ठोस को हमें द्रव में बदलना है तो दुर्बल वॉन डेर वाल बल है, अर्थात कम ऊर्जा देने पर ही वो द्रव में बदल जाएगा, और द्रव में बदलेगा अर्थात वो गल रहा है, और गलने के लिए जितनी भी ऊर्जा देनी पड़ती है वो गलनांक कहलाता है। तो हमें गलाने के लिए कम ऊर्जा देनी पड़ रही, तो गलनांक कैसा होगा,
कम होगा। अब यदि ठोस को द्रव में बदलने के लिए कम ऊर्जा देनी पड़ी तो द्रव को गैस में बदलने के लिए कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। यही कारण है कि आपका क्वथनांक भी निम्न होता है, गलनांक भी निम्न होता है। तो सहसंयोजी बंध जिन यौगिकों, जिन परमाणु के मध्य बनता है, उनके यौगिकों गलनांक क्वथनांक निम्न होते हैं। तीसरा हम बात कर लेते हैं विलेयता की। देखिए, जो आपके सहसंयोजी यौगिक होते हैं वे ध्रुवीय विलायकों में अविलेय होते हैं। ध्रुवीय विलायक जैसे कि जल, इनमें कैसे होते हैं, घुलते नहीं है जल में। सहसंयोजी यौगिकों को आप मिलाओगे तो ये जल में घुलते नहीं है। लेकिन यदि आप इसे CCl4 में घुलाओगे, C6H6 में घुलाओगे तो ये आसानी से घुल जाएंगे और ये कैसे है, अध्रुवीय विलायक है। जैसे जैसे हम आगे और अध्ययन करेंगे तो मैं आपको अध्रुवीय विलायक और ध्रुवीय विलायकों के बारे में समझाने का प्रयास करूंगा। तो अभी ये समझ लीजिए कि यह अध्रुवीय विलायक जो कि है, इनमें कैसे होते हैं, विलेय होते हैं आपके सहसंयोजी बंध से बनने वाले यौगिक, जबकि ध्रुवीय विलायकों में अविलेय होते हैं। अब यदि हम बात कर ले इनकी चालकता की, तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं। कि क्या होते हैं, विद्युत कुचालक अर्थात इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। उसका कारण सुनिए। देखिए, इस दुनिया में कभी भी विद्युत धारा प्रवाहित होती तो उसके केवल दो ही कारण होते हैं। पहला कारण है मुक्त इलेक्ट्रॉन और आपका दूसरा कारण है मुक्त आयन। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन है किसी यौगिक के अंदर यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो वह गति करेगा, और यदि मुक्त आयन है तो वह गति करेगा और क्या बनेगा, विद्युत धारा प्रवाहित करेगा। अब चूंकि जब सहसंयोजी बंध बनता है तो परमाणु के इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, और इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करने से बंध बनता है, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं साझेदारी में वो तो मुक्त नहीं होते हैं। क्या ये आयन, क्या जब सहसंयोजी बंध बनता है, जैसे कि हम बात कर ले O2 की, तो इसमें पहला O भी उदासीन रहता है, दूसरा O भी उदासीन रहता है, अर्थात न इनमें मुक्त आयन है और न ही मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो यह कैसे होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने बात की सहसंयोजी बंध क्या होता है, इनके उदाहरण के बारे में, कितने प्रकार के होते हैं और इनके भौतिक गुणधर्म के बारे में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।